देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। जैसा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी अपने अपने स्तर पर हर जगह जा जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसी के साथ राजस्थान की बात करें, जो चुनाव 23 नवंबर को होना चाहिए उसका डेट बदलकर 25 नवंबर को कर दिया गया है। इसी के साथ परिणाम सबके 3 दिसंबर को ही आएंगे। तो आइए जानते हैं कि जनता का क्या मूड है कि 23 के चुनाव, इस विधानसभा चुनाव की क्या गणना होगी और क्या इसका सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल 24 में होने वाला है उसको लेकर जनता का क्या मूड है। आपका नाम? मेरा नाम संजय यादव है, मैं गोरखपुर से हूँ जी। तो क्या 23 का जो सेमीफाइनल है उसको क्या फाइनल में क्या होगा? देखिए 23 का चुनाव, अभी 23 के चुनाव के पहले आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में घोसी में चुनाव हुआ है और इंडिया गठबंधन बम्पर चुनाव जीता है। तो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब जो भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, ये सारा का सारा चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसलिए कि देश की जनता तबाह हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है देवरिया जिले में, जहाँ 6 लोगों की हत्या हो गई। पहले कांड किसने किया और मुख्यमंत्री किसके घर गए? आपको अच्छी तरह पता है कि ये जाति देख के न्याय कर रहा है। और दूसरी बात कि इस देश में संविधान में कहीं बुलडोजर की व्याख्या नहीं है, लेकिन ये बुलडोजर चलाना चाहते हैं और उन लोगों पे चलाना चाहते हैं जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक में आते हैं। उन लोगों पे नहीं चलाना चाहते जो उनके स्वजाति। कांड जो हुआ उसमें तो सियासी घमासान भी हुए जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट काफी एक्टिव है उसमें। यूपी गवर्नमेंट न्याय नहीं कर रही है, एक तरफा न्याय कर रही है। जैसे दो परिवार मरे, मान लीजिए प्रेमचंद यादव उनके दरवाजे पे गए, उनकी हत्या हो गई। रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में गांव वालों ने हत्या कर दी। तो सरकार को तो राजधर्म निभाना चाहिए, दोनों पार्टी दोनों घरों में जाना चाहिए, दोनों को न्याय देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो होगी। लेकिन ये तो जातिगत वहाँ विद्वेष की भावना फैला रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा जो हुआ है ब्राह्मण वर्सेस यादव, क्या ये ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, जमीनी विवाद का मामला है। और ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं, आपको पता होगा कि प्रेमचंद के तरफ से जो हत्याएं हुई उसमें ब्राह्मण ही कैंडिडेट आरोपी घोषित हुआ है। तो जाति की लड़ाई नहीं, वो जमीन की लड़ाई है। लेकिन सरकार को तो न्याय करना चाहिए। और वहीं विश्वकर्मा वो सही था क्या? देखिए सही तो कुछ नहीं था, हत्या होना सरासर गलत हुआ, वो एकदम गलत है, प्रतिक्रिया में हुआ। लेकिन न्याय करना चाहिए ना सरकार को। तो सरकार एक तरफा एक के तरफ जा रही है, दोनों के तरफ नहीं जा रही है। दूसरी बात आई है, उत्तर प्रदेश में और कहीं विश्वकर्मा की हत्या हो गई और कोई है तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि बुलडोजर की कहीं बुलडोजर पे तो अभी स्टे लगा रखा है यूपी सरकार। अभी स्टे क्या लगा रखा है? आज इंतजार कर रहे थे रुद्रपुर में चलाने की, लोग लामबंद है इसलिए नहीं चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे, योगी जी से और मोदी जी से देश की जनता तबाह हो चुकी है। आप जानती हैं कि मोदी जी ने कहा था पहलवान बेटियों को मेरी बेटियां हैं, और वही विभूषण सिंह के मामले में बेटियां आंदोलन करती रह गई और उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग एक तरफा गुंडाई कर रहे हैं, सरकार नहीं चला कर रहे हैं। हाँ गुंडाई कर रहे हैं। क्यों गुंडाई कर रहे हैं? कैसी गुंडाई हो रही है? किसका गुंडाई की बात कर रहे हैं? आप बताइए। ये गुंडाई हो रही है, यूपी सरकार गुंडाई कर रही है। योगी बाबा खुद ही गुंडाई कर रहा है। योगी बाबा खुद ही गुंडे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार गुंडे और भूमाफिया भ्रष्टाचारी एकदम पानी मांग रहे हैं, जिसको लेकर ये विपक्ष है सिर्फ हवा में बातें करते हैं। ये लोग जमीन पर नहीं उतरते हैं, ना ही ये गांव में जाएंगे, ये केवल सिर्फ यहाँ पर डिबेट करेंगे। फाइनल में किसकी सरकार बनी? मोदी जी की एकदम 400 पार होने वाला है। पूरे आप देख लीजिएगा गणना के बाद मध्य प्रदेश हारेंगे। आप ये बताइए, ये मिनिस्टर लड़ा रहे हैं, MP लड़ा रहे हैं, MLA, उनको हार पता चल गया है। आप देखिएगा चुनाव के बाद 3 दिसंबर को गणना होने वाली है ना, देखिएगा तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। देश की जनता इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। मैं तो ये कहता हूँ, अभी जरा बताइए, अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं को हम पार्लियामेंट में आरक्षण देंगे, तो कब देंगे भैया? 10% आरक्षण अब 3 दिन में पास कर देंगे। महिलाओं को आधी आबादी की बात करेंगे और जब आरक्षण देने की बात आएगी तो कहीं 29 में देंगे और उसमें भी OBC महिला को नहीं देंगे, OBC महिला बातें नहीं करेंगे।
सभी देखिए, आरक्षण जो है जातिगत नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे जो लेवल होता है उसके हिसाब से आरक्षण की जरूरत है। बाकी जरा बताइए, आप जरा बताइए, आप इनसे पूछिए कि अभी ओबीसी को पुरुषों का आरक्षण मिला है क्या लोकसभा नहीं में? मिला, पुरुषों को भी नहीं मिला पार्लियामेंट में। जब आज तक नहीं मिला तो किस मुंह से ये महिला का आरक्षण जाति के नाम पे मांग रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुष पार्लियामेंट में नहीं उठाइए, पार्लियामेंट में विधानसभा आरक्षण संविधान देगा कि कोई व्यक्ति देगा? संविधान देगा। संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था केवल अनुसूचितों के लिए की थी लोकसभा और विधानसभा में। क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप जो भी मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हो। आप ये बताइए, सरकार कही है ना महिला आरक्षण देने की बात, हाँ। तो आप ये बताइए कि ओबीसी पुरुष को आरक्षण मिला नहीं तो महिला को तो दे नहीं रहे, तो वो क्यों कह रहे कि हम महिलाओं को दे रहे हैं? और महिला आरक्षण दिया जा रहा है, पुरुष और महिला आरक्षण नहीं। महिलाओं को भी वो दिया क्या 29 में देंगे? अरे क्यों देंगे 29 में भैया? लागू कर दिया 3 दिन में, 3 दिन में लागू, 3 दिन में 3 दिन में 10% आरक्षण लागू हुआ। लोग हवा में बातें करनी है या ग्राउंड या लोकसभा में कोई भी आरक्षण, आप आरक्षण बिल पास करेंगी उसको 2/3 की बहुमत से, रुको यार, उसको 2/3 बहुमत से आप पास कराओगी दोनों सदनों में। उसके बाद जितने भी विधानसभाएं हैं उन सारी विधानसभाओं में 2/3 बहुमत से आपका बिल पास होना चाहिए। ये आदमी कह रहा है कि 3 दिन में पास करा के तुरंत आरक्षण दे दो। 3 दिन में 10% आरक्षण क्यों दे दिए? 10% ईडब्ल्यूएस क्यों दे दिए? मैं ये कहने की मेरी बात, आप मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10, आप पूरी बात सुनिए ना, आप मेरी पूरी बात, 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस दिया गया वो 3 दिन में लागू कर दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं कि 29 में देंगे ना, अच्छा तो क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण कभी भी कोई नहीं कह सकता कि 3 दिन में। 14 में कहने कर आरक्षण, 14 में क्यों नहीं आरक्षण लागू किया गया? क्या चीज? 14 में आरक्षण इनसे पूछे कि 14 में कौन सरकार में था कि लागू करेगा? अरे मेरी पूछिए, आप मेरी 14 में कौन था? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, गड़बड़ हो रहा है। आप मेरी प्रधानमंत्री कौन बना था 14 में? बताइए। 14 में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। हाँ क्या? आप 9 साल बाद क्यों याद आया? ये हाँ, अब प्रश्न सही है उनका कि 9 साल बाद क्यों आया। किसी भी चीज की समय काल परिस्थितियां आप और हम नहीं तय करेंगे। वो जो सत्ता में बैठा रहता है वो उसका विशेषाधिकार है कि वह कौन सी आरक्षण या कौन से अभी बिल कब लाएगा ये हम नहीं तय करेंगे। ये जो सत्ता में बैठा है वो तय करेगा। कोई भी ठीक है, आप मेरी बात पूरा सुनिए पहले। यदि आप कह रहे सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि वो 29 में देने की बात की, इसीलिए मैंने ओबीसी की बात कही कि आप ये बताओ कि 29 में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख, सब झूठ और जुमलेबाजी बोलते हैं। कुछ नहीं मिलना है, रोजगार। हम मुद्दा बोलिए क्या चाहती प्रश्न? रोजगार का मोदी जी कहते 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। आज तक मोदी जी जो है देश की जनता को नहीं बताया कितना काला धन लाए, कितने लोगों को रोजगार दिए और कितने लोगों को जो है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे। यहाँ तक कि अजीत पवार को अपने दल में मिलाकर उप मुख्यमंत्री बना रहे। कैसे वो ईडी तो हमला की है। संजय सिंह को अभी 2 साल या 3 साल राज्यसभा हुए, जो 20-20 साल से राज्यसभा आदमी है। एमपी है, उनको क्यों नहीं जेल भेजते? उनकी संपत्ति जितने लोग जेल जाएंगे किसी भी वजह से वो ईमानदार रहेंगे, जो नहीं जाएंगे वो चोर। अब आप संजय सिंह तो वर्तमान में अभी तक तो ईमानदार हैं, लेकिन जो लूटे हैं पैसवा 20 साल से एमपी हैं और राज्यसभा सदस्य हैं और मंत्री हैं, उनकी संपत्ति को देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जांच कराते हैं? और अजीत पवार जो भ्रष्टाचारी थे उनको अपने दल में मिलाकर उनको उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया? उन्हें तो जेल में होना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था। शुभेंद्र अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता, उनको जो भ्रष्टाचार का आरोप देश के प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, उनको अपने दल में मिला के उनको सुरक्षित रख दे। उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं को ऊपर लगाए थे देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का, उनको क्यों नहीं जेल भेजते? उनकी संपत्ति क्यों नहीं? यहाँ तक कि यूपी में तमाम नेताओं को ऊपर लगाए थे, क्यों नहीं इनकी संपत्ति जब्त करते? क्यों नहीं इनको जेल भेजते? केवल मुंह से बोलते हैं, केवल मुंह से बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये नहीं चलेगा मोदी जी। 2 तरह की बातें होती हैं। आपके समय में आप कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, और चौकीदारी में आपके चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों लाख करोड़ रुपया लेके बाहर भाग गए। आप कैसे चौकीदार हैं? आप ईमानदार चौकीदार हैं कि बेईमान चौकीदार हैं? चौकीदारी में कैसे लेके भागे? आपके चौकीदारी में कैसे लेके भागे? जब देश आपका है, बॉर्डर आपके हैं, हवाई अड्डे आपके हैं, तो कैसे वो उड़ लिए? कैसे लेके भाग गए वो लोग? आप बताने का कष्ट करिए देश के प्रधानमंत्री जी। पहले तो खूब पूछते थे 56 इंच का सीना है, मेरी सरकार आने दीजिए, बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। और आज सीमा हैदर आप ही के समय में बॉर्डर क्रॉस करके चली आई, वो आप मुंह देखते रह गए। कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं?
75 इंच का सीना भैया पहले हाँ कहाँ चला गया आपका? आपको केवल बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं। हकीकत की जिंदगी में आप फेल हैं। अगर ईमानदारी से आप सोचे होते तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कहे थे तो 18 करोड़ अब तक पाके 18 नहीं दिए होते, 10 के दिए होते, 10 नहीं 5 करोड़ के दिए होते, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी की मार बहुत तगड़ी है जनता के ऊपर। लोग इधर फीस बढ़ाते जा रहे हैं। 45,000 रुपया दीजिए तब डी फार्मा करेंगे, बी फार्मा करेंगे 80,000 में, MBBS सुनते हैं करोड़ों में है, और BDS है, BMS है, सबकी फीस तगड़ी है, BTech है, MTech है, MA PhD तक के लोग घूम रहे हैं बेचारे मजबूर होके, कहीं जगह नहीं निकल रही है, कहीं आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद सीना तान के कहते हम 56 इंच 75 इंच का सीना वाले हैं। अरे क्या है? आपको देश की जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको इजराइल का ध्यान आता है, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के बच्चों पे कुछ नहीं बोले। आप कैसे अभिभावक हैं? और विदेशों में कोई घटना होगी तुरंत आप ट्वीट कर देंगे, तुरंत बोलने लगेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मणिपुर में घटना हो, मिजोरम में घटना हो, या हरियाणा में घटना हो, या उत्तर प्रदेश में जैसे देवरिया में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, कौशाम्बी में हुआ, कानपुर में हुआ, उस पर आपका जबान नहीं खुल रही है, दही जमी हुई है, आप नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है? आप जनता को कब तक गुमराह करेंगे? जनता आप जान गई है आपके चाल को, तो आप गुमराह कर रहे हैं। जनता 2024 में अवश्य जवाब देगी। हाँ बोलिए बोलिए। 90% अब भग क्यों रहे भैया? सुन के जाओ ना। हमारे बड़े भाई हैं, जवाब देंगे आप। इतने बड़े नेता हो कि बोलोगे आप सुनेंगे? सुन रहे हैं, बोलिए ना। बाद में हो यार। जितनी बात बोले हैं उसका आधा से 90% पर 2019 में भारत की जनता ने अपना निर्णय सुना करके पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। इन्होंने जितने आरोप लगाए, उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और इसी जनता ने 2014 से बड़ा बहुमत देकर के मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना करके इनके सारे आरोपों को गलत साबित करने का काम किया। 1 मिनट जब आप बोले, मैं नहीं बोला, शांत होकर सुनिए। अच्छा का लीजिए। आपने जितनी बात बोली सबको 2019 में इसी भारत की जनता ने 2014 से बड़ा बहुमत देकर के 2019 में मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाया। अभी भी जितने बिना तथ्य के आरोप ये लगा रहे हैं उसका भी निर्णय 2024 में इसी भारत की जनता पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के देगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, आप जरा बता दीजिए, मोदी जी में हिम्मत है तो ईवीएम हटा दे। ईवीएम का भी कमाल ये चलता कोई है, विषय है? ईवीएम का भी कमाल चलता है। सुनिए मेरी बात, छोड़िए। मोदी जी रुक में जाओ, हिम्मत है। मैं बताता हूँ, रुक जाइए। ईवीएम विश्वास कर रहे, ईवीएम में ईवीएम का मैडम मेरी बात, यहाँ हुड़ों ने शासन किया, यहाँ मुगलों ने शासन किया, हिटलर ने भी किया, कितने लोग मार के भगाए गए। ये क्या है? बड़े बड़े लोग चले गए, यहाँ अंग्रेजों को भगाया गया, और ये तानाशाही चलाएंगे। इनका घमंड बोल रहा है, ये भी जाएंगे, इनकी भी विदाई होगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जनता नहीं चाहती। इनसे पूछिए भैया, कहाँ हुड़ों ने किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, बीच में कांग्रेसियों ने किया, क्यों नहीं बताते हैं? आइए नेताजी। अरे हाँ, हम लोग चलिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। बीच में कांग्रेसियों ने किया, बीच में कम्युनिस्टियों ने किया। ये भी बताया कि उनको भी भारत की जनता ने मार करके जूते से भगाया कि लात से भगाया। आप हम अभी भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, मोदी जी शासन कर रहे हैं, उनको भारत की जनता अभी तक तो जो है अपने लाड़ प्यार से गद्दी पे बैठाया हुआ है। मोदी जी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज तक वर्तमान में मतलब निरंतर अपनी प्रोग्रेस ही करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव तक 2024 आ रही है कि वो जातिगत संकट की वजह से जीतते आ रहे हैं। ये लोग क्या दही जमा के जीतते थे? अरे भाई, मैं तो ये कहता हूँ, छोड़िए सब बात, एक बात पे आइए। मैं ये कहता हूँ मोदी जी बड़े ईमानदार हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संख्या बता दीजिए कौन है। मोदी जी बड़े ईमानदार हैं, कहते हैं अपने आप को मैं ओबीसी हूँ, तो पार्लियामेंट में ओबीसी के आरक्षण की बात बता दे। मोदी जी बड़े ईमानदार हैं तो कुलपति बता दे। मोदी जी बड़े ईमानदार हैं तो राज्यपाल बता दे। सारे पदों पे कुंडली मार के लोग बैठे हैं। इस देश की जनता झूठ बोलने वालों का, जुमलाबाजों का जवाब अभी 3 प्रदेशों में देगी। आप घोसी में दे दी, अब ये 3 प्रदेशों में देगी। उसके बाद इन लोगों को मोदी जी कहेंगे हम तो झोला उठा के चल दिए।
देखिएगा आप, यही होगा। और यदि कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो ईवीएम के दम पे बोल रहा है, ईवीएम का घमंड बोल रहा है। ईवीएम पे हमेशा लोकसभा एक चीज ईवीएम का जिसको विरोध करना है, लेकर के गए थे क्या भाई साहब? ईवीएम की बात कर रहे हैं क्या? घोसी में अपनी ईवीएम लेकर के गए थे या मोदी जी की ईवीएम? ईवीएम का जिसको भी विरोध कर रहा है, सब हार रहे हैं, सुनिए, और लोग सुनो। कह रहे हैं जीत जाएंगे। अभी भी वही है, ईवीएम का जिसको भी विरोध करना है, भी खरीदना चाह रहे हैं। बार बार भारत निर्वाचन आयोग नेताओं को बुलाता है कि आओ और साबित करो कि ईवीएम हैक होती है। पहली चीज, आप साबित नहीं कर सकते हो। एक चुनाव में पूरा बहिष्कार करो ईवीएम का। कोई भी विपक्षी दल जिसको लगता है कि ईवीएम हैक की जाती है, वो पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दे, सत्ता बाध्य हो जाएगी ईवीएम को हटाने के लिए। लेकिन हर चुनाव लड़ोगे, जीत जाओगे, ईवीएम ठीक है, हारते ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में सेटिंग हो गई। ये दोगलापन नहीं चलेगा। या तो ईवीएम सही है या तो ईवीएम गलत है। सेमीफाइनल 5 विधानसभा देखिए, चुनाव है, वो इलेक्शन आने दीजिए। नहीं, इंडिया वर्सेस तो है ही है। खैर, वो तो नाम दिया इंडिया, इनका एनडीए है, उन्होंने इंडिया नाम दिया, तो दो मेन है, तो होगा तो इन्हीं के बीच में। लेकिन वो जो इंडिया का है, उन्होंने जो पीडीए बनाया हुआ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये हिंदुस्तान में, भारत में इसकी आबादी करीब 90% है। और इसको सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं बनाना चाहिए, इनको हर समाज, इसको एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन तो आएंगे, लोग आएंगे, जीतेंगे, पार्टियां आएंगी, वो से नहीं होगा। पीडीए को एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई बनाना चाहिए और जमीन की लड़ाई बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ का 3% या 4% लोग देश की सत्ता शासन पे कब्जा किया हुआ है, जैसे इजराइल में यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है और फलस्तीन लड़ रहे हैं। तो एकदम आप ही समझिए कि फलस्तीन की तरीके से पीडीए है यहाँ का। यहाँ के 90% आबादी के साधन और सत्ता पे 3% लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उसकी लड़ाई बहुत जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सत्ता शासन तो आते जाते रहेंगे, अभी 5 साल 20 साल ऐसे चलेगा, लेकिन जब तक यहाँ की जनता 90% जनता अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ेगी, जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगी, तो ये चंद जो है मुट्ठी भर कहिए या चुटकी भर जो लोग कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। मोदी जी तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने पूरे देश के लोग तो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक शिक्षा होनी चाहिए। अमीर और गरीब का बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ना चाहिए। प्राइमरी स्कूल की जाके दशा देख लीजिए आप। ये खाली राशन बांटते हैं, राशन। आपको राशन बांट के शासन कर रहे हैं, आपको राशन बांट के शासन कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा को बदतर बना चुके हैं। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था, यदि हमारे जैसा आदमी बीमार पड़ जाए तो दवा के बिना मर जाएगा, जो इनकी व्यवस्था है। आप जितने भी अस्पताल हैं, आप जांच करा के देख लीजिए सीएमओ क्या, जितनी भी दवाई होंगी सब फर्जी दवाई। एक दवा उसमें से मरीज को नहीं मिलती है, वो सब खाली लिस्ट बनती है और बिल पास होता रहता है, कमीशन होता रहता है। यही होता है इस देश में। और अब इस देश की जनता इंडिया के साथ खड़ी है और तीनों प्रदेश में हराने के बाद इस देश में एक सामाजिक और शानदार परिवर्तन होगा। और प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है जिसका बहुमत होगा। लेकिन अब जान लीजिए कि 100% जो चुनाव हो रहे हैं 3 राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगहों पे हारेगी और परिवर्तन की लहर चल चुकी है। आप उत्तर प्रदेश में रहें, बिहार में रहें, जहां भी हैं, ये बम्पर चुनाव हारेंगे। इसलिए कि ये जुमलेबाज सरकार है, कोई चीज खाली दिखाती है। मिलेगा, अरे कम मिलेगा जी, 29 में मिलेगा। तुमको 15 लाख रुपया कम मिलेगा, 9 साल बीत गया पते नहीं। 2 करोड़ नौकरी कम मिलेगा, पते नहीं। और लास्ट में इनका नेता बोलेगा ये तो जुमलेबाजी थी, ये तो जुमलेबाजी थी। तो झूठ बोलने की सरकार, झूठ बोलने वालों की सरकार, ये गांधी का देश है। झूठ बोलने वाले इस देश में टिकने वाले नहीं है, उनके दिन लदने वाले, वो खत्म होने वाले। जो कल हुआ जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव के साथ, वो क्या था? अच्छा, आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी यदि जेपी आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण जी का अनावरण करने मूर्ति जा रहे थे, तो जो 800 करोड़ रुपए में वो लागत से बना हुआ है, उसमें ताला लगाया गया था, उस पे प्लास्टिक उनकी मूर्ति पे लगाई गई थी। क्या यही है? सरकार ने पहले से ही सोच रखा, सरकार की यही नीति है कि डॉक्टर लोहिया की, अंबेडकर की, जेपी की, या जो भी सामाजिक क्रांतिकारी नेताओं, मंडेला की, कांसीराम की, इन लोगों की मूर्तियों को ढक दो। खाली इनके जो गुरुजी लोग हैं उनकी मूर्तियां लहराती रहे। एफआईआर दर्ज करने की एफआईआर हिम्मत है तो एफआईआर दर्ज करके दिखाए। ये बताइए, मूर्ति पे माला पहनाने
जाएगा कोई तो आप FIR करेंगे और गेट आप ही खुद बंद कर दिए हैं। तो गेट फाड़ना क्या सही था? अरे आप बताइए गेट फाड़ेगा क्यों नहीं? बिल्कुल सही था। सही था। कल जो काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या है। जहाँ तक वोट का सवाल है तो रावण भी बहुत बड़ा राजा था, प्रतापी था, उसके साथ भी धन और बल था। वोट लेना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ के लोग 10 किलो 5 किलो राशन पर बिक जा रहे हैं, 100-200 रुपए पर बिक जा रहे हैं। आसाराम बापू जैसे आदमी का कम से कम हजारों ISPCS हैं और आसाराम बापू की दशा देख लीजिए क्या है। अगर जनता जागरूक होती तो ये नौटंकीबाजों की सरकार नहीं बनती। देश भूषण शरण सिंह का आज एक स्टेटमेंट रिलीज किया है उन्होंने कहा कि हर जगह बुलडोजर चलाना सही नहीं है। तो क्या वो अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? तो क्या अब उनके मामले पे हम क्या बोले? हम तो साफ आपसे कहते कि संविधान में कहीं बुलडोजर की व्याख्या नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे खुद कि आप जरा बता, जब रास्ते में चलती हैं और बहुत सरकारी, जितनी सरकारी जमीनें हैं आप कहीं भी देख लीजिए, मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, दोनों बना होगा। हम ये कहते हैं कि सरकारी जमीनों पे और सड़क पे जितने मंदिर बनाए गए हैं, क्यों नहीं बाबा जी रास्ता साफ कर देते हैं? गोरखपुर में कुछ रास्ता साफ किए और कुछ रास्ता खाली किए। जैसे हमारा विश्वविद्यालय के सामने अभी मंदिर है और अपने तरफ करताल में क्रूज आई है, वो तो सरकार बोली। अरे देखिए वो क्या आई है, गोरखपुर में जो किया है वो गोरखपुर के पूर्व मुख्यमंत्री कुलबीर बहादुर ने किया था और कुछ अखिलेश जी ने जो बचा खुचा था वो किया था। इन्होंने जरा बता दीजिए कि अखिलेश यादव ने तो जिस में बैठते हैं लोक भवन में, वो भी अखिलेश यादव ने बनवाई, इकाना अखिलेश यादव ने बनवाई, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय अखिलेश यादव ने बनवाई, बलिया में विश्वविद्यालय अखिलेश यादव ने बनवाई। ये लोग तो सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं, नाम बदल लेते हैं। वो खुद अपना नाम बदल लिए। उनका नाम जानते हैं क्या है? आदित्य सिंह बिष्ट। वो खुद अपना नाम बदल लिया, आदित्यनाथ कर लिए। तो ये नाम बदलना जानते हैं, ये काम नहीं जानते। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। ये लोग जाति देख के न्याय करते हैं। आप जरा बता दीजिए, गोरखपुर में कुलपति थे, बरबा ठाकुर कुलपति आए और 50-50 लाख रुपया लेके नियुक्ति हुई, कहीं कोई जांच नहीं हुई, कहीं कोई लिखित नहीं दिया। और जाके देखिए सोनभद्र में जहां भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके कुलपति देख लीजिए और कुलपतियों की एक तरफा नियुक्ति देख लीजिए। इंटरव्यू के बल पे विश्वविद्यालय में नियुक्ति होती है। और आपको बता दें दिल्ली में ये लोग इतिहास संकलन बनाए हैं और पूरे RSS के कैडर की नियुक्तियां हो रही हैं। RSS के कार्यकर्ता के बेटा की नियुक्तियां हो रही हैं। PhD कोई भी की। सभा में कहा था आप लोगों ने इंडिया से हमारा NDA चुरा लिया। ये सब इंडिया से किसी ने NDA नहीं चुरा। इंडिया जीतेगा, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और इंडिया से क्यों, इंडिया का नाम रखते ही क्यों घबरा गए प्रधानमंत्री जी? भारत बदल देंगे। ये बताइए, भारत देश तो है ही है, इसमें बताना क्या है? इंडिया का नाम बदल के भारत। अरे कहाँ से भारत का? देखिए ऐसा है, इंडिया क्या है? नहीं, अगर इंडिया तो तब भारत क्यों नहीं रखा इन्होंने? इंडिया जब नाम रखा तब भारत क्यों नहीं रखा? तब भारत नहीं था क्या? भारत नहीं था, इंडिया नाम क्यों रखा? अब इंडिया से अगर इन्होंने इंडिया रख दिया तो इंडिया से इतनी चिढ़ हो गई। भाई इन्होंने इंडिया ही तो नाम रखा, सब चारों तरफ इंडिया ही तो कहा जाता है, तो इंडिया क्यों कहा इन्होंने? दूसरी बात यह है, जो बुलडोजर पे बात आ रही है, देखिए बुलडोजर पे जो बात आ रही है, वो जो भी बताए हैं उन्होंने कहा कि भाई मकान बड़ी मुश्किल से बनता है और ये बुलडोजर ठीक है चला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बहुजन का बुलडोजर चलेगा, समझ रहे, तब फिर इनको जगह नहीं मिलेगी, तब ये रोएंगे, हर जगह रोएंगे। तो इसको सोचना चाहिए कि अगर आपको बुलडोजर कल्चर ही अच्छा है तो फिर बहुजन का जो बुलडोजर चलेगा, 90% का जब बुलडोजर चलेगा तब रोएंगे नहीं। एक बात बता दिए, सही बात है कि बुलडोजर आप किसी जमीन को, यदि आपको लगता है कि जमीन अवैध है तो सरकारी मकान बना लेते, उसको वापस खोल देते, गिरा के ध्वस्त करके। क्या मकानों पे जो अवैध कब्जा था उस पे सरकारी जमीनें ही बनने जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भाई, जो सरकार ये कर रही है आजकल, सब करने दीजिए, इसको रिजल्ट सब मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये कोई न्यायप्रिय काम नहीं कर रहे हैं, खाली जाति के आधार पे दूसरे लोगों को कहते हैं जातिवादी, और सब यही जातिवादी लोग हैं, ये न्यायप्रिय लोग नहीं हैं। और इसका जवाब तीनों प्रदेश में मिल जाएगा, 24 के चुनाव में मिल जाएगा। और जो नक्शे की बात करते हैं, जितने शहरों मकाने हैं, क्या सबके नक्शे पास हैं? क्यों नहीं? और जो जमीन कब्जे की बात करते हैं, आप जरा बता दीजिए, पूरे प्रदेश में हर तहसीलों में विवाद है जमीन का,
क्यों नहीं सारी जगहों पे पहले चेक करा लेते हैं, सबका फरिया लेते हैं, सबका न्यायप्रिय काम क्यों नहीं कर लेते? एकदम एक ही बार इनके लेखपाल, इनके कानगो, इनके एसडीएम, इनके सिपाही, सब चीज इनका है, और फिर भी अंत में बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। बुलडोजर कराना इस देश का कानून तो है नहीं। यदि कानून है तो आप बताइए, हम तो नहीं मानते कि देश का कानून है। तो ये उम्मीद ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन है, कम से कम सही का कानून व्यवस्था नहीं है यूपी में। अब इंस्पेक्टर कौन है? अरे मैं उस पे बुलडोजर पे पहले रुक जाइए, ये लोग अभी इतनी बात, हम लोग युवा है, ये 5-7 साल 8 बाद चल बसेंगे, हम लोग अभी जिंदा रहना 20-30 साल। क्या अब इंस्पेक्टर को दौड़ाया जा रहा है बुलोरो बांध के? ये लोग नौटंकीबाज हैं, ये 500,000 सपा कार्यालय से मिल के आके नौटंकी करते हैं। ये सीनियर सिटीजन है, कम से कम इनको भाजपा मोदी का साथ देना चाहिए, कि वो गरीब का बच्चा है, वो राजा के घराने का नहीं है, वो सोने का चम्मच नहीं खाता है, वो गरीब का बच्चा, उसका साथ देना चाहिए। ये लोग आके घटिया बातें करने लगते हैं, वो रेपिस्ट का साथ देते हैं। ये लोग बूढ़े मानसिकता के, ये खराब मानसिकता के लोग, खराब मानसिकता के लोग हैं। दादा जो अब इनको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं ना, अलसील हरकत नहीं कर पाए। बाबा रेल दे रहे हैं तुरंत, बाबा अच्छे रेल दे रहे हैं, तुम भी नहीं बचोगे। गायत्री प्रजापति को, मैम आप लेडीज हैं इसलिए बता रहे हैं, गायत्री प्रजापति माँ बेटी का रेप कर रहे थे और अखिलेश यादव बचा रहे थे। क्या उनके साथ है ये रेपिस्टों के साथ में है? इंस्पेक्टर यही हजरतगंज कोतवाली में तमाशा देखता था, ये तमाशा देखने वालों के साथ में ये घटिया लोग, इनका दिमाग नहीं काम करे, इलाज कराएंगे। क्या हुआ? सुविधा दे रही, 5 लाख आयुष्मान कार्ड अच्छे से बना, इलाज करा। ये बताइए 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ? हमने बनवाया है ना, हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते। मैं कोई सरकारी सुविधा 5 किलो राशन के लिए पेट दर्द हो रहा है, सभी को सब लोग बोलते हैं। गरीब आदमी को अगर 5 किलो राशन में वो संतोष है जाकर के लेता है, तो सबको ये दर्द होता है कि ये फॉर्च्यूनर से गाड़ी से टहलते हैं, यहाँ आते। आप रोडें देखिए इसकी, वो देखिए ऐसे रोडें बनती थी, कहाँ तक रोडें बनती है, क्या देखते, ये विकास है। और 5 किलो गांव में भी वही है, वहाँ भी राशन मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हो। लखनऊ जनपद में प्राथमिक विद्यालय मेरा है, मैं प्रधान हूँ लखनऊ जनपद में, निगोहा में। आइए दिखाऊं मैं, है उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं महंगा है। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, शिक्षा महंगी है कि नहीं? शिक्षा चिकित्सा मोबाइल है और सब लोग देखते हैं। ठीक है, पहले घटनाएं होती थी, 5 साल बाद लोगों को पता चलता था, आज घटनाएं होती हैं, यहाँ नहीं पता चलता है। हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लोगों को वहाँ पता चल जाता है। वो समय जो है ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता था। 112 है भी, ठीक है। आज जब ऐसा है, देखिए छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। शासन सत्ता किसी की भी हो, वो घटनाएं हैं जो मर्डर हैं या जो भी चीजें, ये हमेशा होते रहते हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, हर राज्य में हर जगह होता है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या है कि न्याय, जैसे आपके जब इसका नाम भी है न्याय है, तो न्याय 24 आवर न्याय मिलना चाहिए। गरीब को जमीन से जुड़ा हो, अमीर को भी, ऐसा नहीं है, गरीब अमीर सबको न्याय मिलना चाहिए। जो अस्पताल की बात आ रही है, चिकित्सा की बात आ रही है, वो अमीर गरीब सबको मिलना चाहिए। भाई गरीब को भी मिलना चाहिए, अमीर को भी मिलना चाहिए। मान ली कोई अमीर का अगर कोई उसका लड़का जो है अमेरिका में रह रहा है, तो उसका बाप बीमार है, तो उसको इलाज नहीं चाहिए क्या? उसको भी चाहिए। तो सभी लोगों को, जो बिना जाति धर्म, बिना अमीर गरीब, सबको न्याय मिलना चाहिए। और शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये सरकार का काम है। टैक्स चाहे और बढ़ा ले, लेकिन इसको फ्री कर दे सभी के लिए। अमीर गरीब नहीं, सुनिए, सबके लिए हो। अमीर देखिए, आप जहां अपना जाति धर्म और अमीर गरीब लगाओगे वहीं भ्रष्टाचार होगा। आप सबके लिए करिए, अमीर के लिए क्यों नहीं करेंगे? भाई अमीर तो ज्यादा टैक्स देता है, आप अमीर के लिए क्यों नहीं करेंगे? गरीब के लिए करिए, उसको जरूरत है। तो गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए आप शिक्षा स्वास्थ्य को फ्री करिए, जो जहां भी। और टैक्स आपको लगाना है, टैक्स और भी बढ़ा लीजिए आप, जहां आपको बढ़ाना हो 2% या सेस लगा लीजिए। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जो बहुत बेसिक चीज है, सुरक्षा आप दे रहे हो, ठीक है, वो एक है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आप फ्री दीजिए। नहीं, वो रोमियो ठीक है, वो देखिए आप उस पर ना जाइए। देखिए एक चीज पे ना जाइए, वो घटनाएं होती रहती हैं, होंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी दौर में किसी सरकार में एकदम से नहीं रोका जा सकता वो। तो वो उसमें रोमियो या उसमें न जाइए। मेन चीज़ है कि आपका जो हो न्याय, सामाजिक न्याय की चीज़ हो और सभी के लिए हो। जो भी आप बनाएं सबके लिए बनाएं। और बेसिक जो बात जिस पे हो रही है, जिस पे लोगों का ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जो परेशान हाल है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, ये गवर्नमेंट को एकदम फ्री करना चाहिए सबके लिए।
उसमें अमीर गरीब जाति धर्म न देखें वो। और अगर उसके लिए पैसा इनके पास कम पड़ रहा है तो टैक्स और एक्सेस लगा लें, जहाँ भी समझे, पेट्रोल डीजल में लगा रहे हैं या जहाँ से भी वो समझ रहे हैं कि यहाँ से टैक्स हमको मिल सकता है वहाँ से टैक्स लगाएं, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य जो है और इसको आप सबको दें। कोई जाति धर्म अमीर गरीब किसी को नहीं, किसी कोई भेदभाव किए। देखिए आदमी कहता है सब गरीब को जरूरत है, अमीर को जरूरत नहीं है क्या? अमीर को भी शिक्षा की जरूरत है, अमीर को भी स्वास्थ्य की जरूरत है। अमीर ज्यादा टैक्स देता है तो उसको सरकार क्यों ना दे? गरीब पे नहीं है उसके पास, इसलिए उसको सहानुभूति के तौर पे दे रहे हैं। तो ये जब आप कानून बनाओगे सबके लिए तो उसमें फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा कि उसमें वो बनाने जाएंगे, कार्ड बनवाने जाएंगे, वो मालूम है ये बनाने जाए, वो बनाने जाए। आयुष्मान का निकला हुआ है 5 लाख का। अरे क्यों भाई आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, इंश्योरेंस कंपनी पे अस्पताल में देगी, जब हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिले जिले में सीएमओ हैं, हॉस्पिटल हैं, आप उनको दीजिए ना। आप इंश्योरेंस कंपनी को क्यों दे रहे हैं? और आप सबके लिए फ्री करिए ना, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने का भी इलाज हो, 500 रुपए से लेके 50 करोड़ कितना भी आप फ्री करिए, सबके लिए करिए और टैक्स लगाइए, आप ज्यादा लगाइए, लेकिन उसमें अमीर गरीब और जाति और धर्म का भेदभाव न करिए, सबके लिए करिए। ये हमारा कहना है। जैसा कि अभी किसी को कुछ कंफर्म, किसी का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी और 3 राज्यों में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी, वहीं कुछ का कहना है कि बीजेपी फिर से बहुमत के साथ 3 राज्यों क्या 5 राज्यों में वापस से सत्ता में आएगी। इसी के साथ कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ। धन्यवाद।